जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती वजाहत कासमी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कासमी साहब। जी धन्यवाद, शुक्रिया। कासमी साहब, संभल हिंसा हुए तो अब एक अरसा बीत चुका है, समय हो गया है, लेकिन संभल हिंसा को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, तरह तरह की चीजें सामने आ रही। पहले तो लोगों को लगता था कि संभल में एक मस्जिद का सर्वे करने का ऑर्डर कोर्ट ने दिया, तो वहां पर जब टीम पहुंची सर्वे करने के लिए तो अचानक से हिंसा हो गई, अचानक से पत्थरबाजी हो गई, अचानक से पूरा शहर जल गया। लेकिन धीरे धीरे जब जांच आगे बढ़ रही है तो पता चल रहा है कि अचानक से कुछ भी नहीं हुआ था। एक प्लानिंग थी, एक सुनियोजित साजिश थी, और इसी साजिश के तहत सब कुछ हो रहा था, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से भी और दुबई से भी सामने आता है। जब आप इस तरह के खुलासों को सुनते हैं, आपको हैरानी होती है या आपको लगता है उन तस्वीरों को देखकर कि नहीं, हैरान नहीं होना चाहिए, साजिश तो थी, प्लानिंग तो थी और वो नजर भी आ रहा है? देखिए मेरे भाई, संभल हिंसा हुई तो उसी वक्त से और अब तक मैं कितने नेशनल प्लेटफॉर्म जो है मीडिया के, उस पर मैं बोल चुका हूं कि 10-20 हजार लोगों की भीड़ का इकट्ठे होकर पूरी तैयारी और मुस्तैदी के साथ आकर के पुलिस फोर्स पर हमला कर देना, ये अचानक से नहीं हो सकता। क्योंकि ये एक भ्रम था अचानक वाला कि अचानक से सब कुछ हो गया, अचानक से ऐसा हुआ, अचानक से वैसा हुआ। लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ये राज भी पूरी दुनिया के ऊपर से उठ रहा है, पर्दा पूरी दुनिया के सामने आ रहा है कि ये अचानक से नहीं हुआ, ये पूरी एक साजिश थी, पूरी एक चाल थी। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जहां जहां भी इस तरह के हालात हैं, वहां वहां मुस्लिम मामलात में नौजवान, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि बहुत ही भड़का हुआ है, बहुत ही वो गुस्से में है, और जब भी उसको मौका मिलता है सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, एजेंसीज के खिलाफ, वो मौका पाते ही फौरन सामने आ जाता है। चूंकि पिछले 50, 60, 70 साल आजादी से और अब तक जिस मुल्क में ये बताया गया हो, मुसलमान लीडरशिप अपने मुसलमान नौजवानों को ये बता रही हो कि पूरे मुल्क में नौकरियों का हक जो है वो हिंदू खा गए हैं, जमीन जायदादों का हक जो है वो हिंदू खा गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, हर चीज, निचली अदालतें तक सब वो है हिंदुओं के लिए है, सरकार वो हिंदुओं के लिए है, मस्जिदें जो हैं वो तोड़कर मंदिर बना दी जाएंगी, वक्फ जायदादों के साथ ऐसा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जिस कौम के नौजवानों को पिछले लंबे जमाने से ये सबक पढ़ाया जा रहा हो, तो फिर उस कौम के नौजवानों को भड़काने में, दंगा में लाने में कहाँ वक्त लगता है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत बड़ी चाल इस मुल्क में चली जा रही है, हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के सामने करने के लिए। उसमें ओवैसी जैसे लोग जो है वो आग में घी छिड़कने का काम करते हैं, और पूरी एक टीम, आपको मैं बताऊंगा कि पूरी एक टीम बनी हुई है, सबके अलग अलग काम है। आग में घी डालने का काम जो है वो ओवैसी जी को मिला हुआ है, बरहम पट्टी का काम जो है वो अखिलेश यादव के पास है, और उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने का जो ठेका है वो जमीयत उलमा हिंद के पास है, और शोर मचाने का उनके हक में जो ठेका है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास है। इसलिए उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस उनका काम है कि उनके हाथ में ईंट हो, पत्थर हो, गोली हो, कट्टा हो, रिवॉल्वर हो, सामने शासन हो, प्रशासन हो, एडीएम हो, पीआरओ हो, एसएसपी का जो भी हो, गोली मारो और खत्म करो। तो ये कोई नई बात सामने नहीं आई, मुझे पहले से मालूम था। और मैं पहले जिस दिन संभल हिंसा हो रही थी उससे अगले दिन मैं सारे नेशनल टेलीविजन पर ये बात कह चुका था कि ये पूरी तैयारी के साथ हुआ है, हजारों आदमियों को एकदम से जमा नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें पाकिस्तान का और दाऊद का भी कनेक्शन सामने आएगा। हालांकि अब तक ये साबित नहीं हुआ है, लेकिन बातें जरूर सामने आ रही हैं। भारत में जब भी कोई बड़ी वारदातें होती है या माहौल खराब करने की कोशिश होती है, तो इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान से अक्सर फंडिंग होती है इसके लिए। पाकिस्तान क्योंकि अब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग तो कर नहीं पा रहा, लेकिन वो कोशिशें तो करता है कि भारत में दूसरे तरीकों से तो माहौल खराब किया ही जा सकता है। तो आपको लगता है कि संभल हिंसा में अगर इस तरह की बातें सामने आए तो कुछ लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा हास्यास्पद है साहब, संभल की हिंसा से पाकिस्तान को क्या मतलब हो सकता है? आपको लगता है कि ये सिर्फ हास्यास्पद बोलकर छोड़ा जा सकता है, नहीं इसको सीरियसली लेना चाहिए? नहीं, ये एकदम असलियत है, और इसको सीरियस इसलिए भी लेना चाहिए कि अगर यहाँ लोगों को किसी तरह से यकीन नहीं हो रहा तो मैं थोड़ा सा साल 2 साल उनको पीछे ले जाता हूँ।
वो उदयपुर में सर तन से जुदा की जो घटना है उसको याद करें। नारा तो पाकिस्तान से लगा था और लब्बैक या रसूलुल्लाह ने लगाया था, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने लगाया था, उनके बच्चे अब लगा रहे हैं, साद रिजवी वगैरह। लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिकली अमल हुआ है वो उदयपुर में हुआ है, वो अमरावती में हुआ है, वो इंडिया में हुआ है। और करने वाले कौन है ये भी आपको पता है, किया किसके साथ गया है ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं, नहीं तो कल को ये मेरे साथ हो जाएगा। तो अगर लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो वो इस तरह की जो थोड़े पीछे घटना हुई है, साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, तो मैं उनको याद दिला देता हूं, वो उन घटनाओं को याद कर ले, एक बात। दूसरी बात, इसका ताल्लुक मजहब से है, इसलिए इसमें बॉर्डर की दीवारें नहीं आती हैं, इसलिए इसमें सीमाओं को नहीं देखा जाता है। आपने देखा होगा कि आजकल एमआईएम की रैलियों में भी एक नारा लगता है जो पाकिस्तान में पिछले 50 वर्षों से लग रहा है, तेरा मेरा रिश्ता किया ला इलाहा इल्लल्लाह, यह नारा आप देख रहे होंगे। तो इसका ताल्लुक जो है वो मजहबी गुस्से से है, और वो मजहबी गुस्सा जो है वो जानलेवा है। वही आतंकवाद बन जाता है, वही लोग टेररिस्ट बन जाते हैं, मिलिटेंसी में चेंज हो जाते हैं। कश्मीर में ये सब कुछ क्यों होता रहा और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि इसका ताल्लुक मजहब से है, और इसमें सीमा, इसमें बॉर्डर, इसमें कुछ चीजें नहीं आती हैं। तो इसलिए मैं इस पे हैरत ज़दा नहीं हूं। मैं तो समझता हूं कि इस तरह की जितनी भी छोटी से बड़ी घटनाएं होती हैं पूरे देश में, उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन वाया दुबई, वाया कतर, या किसी भी वाया हो, लेकिन पाकिस्तान का कनेक्शन निकलेगा जरूर। अगला सवाल कासमी साहब, संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के बारे में है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और जब ये केस हुआ उस वक्त भी जियाउर रहमान बर्क का नाम सामने आ रहा था, और अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो सूत्रों से पता चला है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसका नाम था सांसद संभल, और इस ग्रुप में कैसे भीड़ इकट्ठा होनी है और जब सर्वे करने के लिए टीम आएगी तो उसको कैसे सर्वे करने से रोकना है, ये सारी बातें आ रही हैं सामने। आपको लगता है कि संभल के जो सांसद हैं सिर्फ उन्हें राजनीति करके फंसाया जा रहा है, या वाकई जिया और रहमान बर्क का जो रोल है वो बड़ा संदिग्ध आपको लगता है संभल की घटना में? देखिए मेरे भाई, राजनीति करके, ये साजिश करके किसी को फंसाया इसलिए नहीं जा सकता कि फंसाने के लिए किसी को प्रूफ चाहिए होता है। कोर्ट, अदालतें, कचहरियां जो है वो प्रूफ से चलती हैं, बयानों से नहीं चलती हैं। अगर पुलिस कह भी रही है तो पुलिस को भी ये सब करने के लिए प्रूफ चाहिएगा। और जियाउर रहमान और वहां के जो एमएलए रहे, वो महमूद साहब जैसे कुछ मंत्री भी रहे हैं पहले, इन लोगों का वाकई में, अगर मैं जब तक चार्जशीट नहीं आएगी ये कहना जल्दबाजी होगा कि इनका हाथ दंगा में है, लेकिन मैं इसलिए भी मानता हूं कि ये उस दंगा को रोकने में नाकाम रहे। ये दोनों वहां के लोगों के हमेशा एमपी एमएलए बनकर रहते हैं, हमेशा लोगों से इनका कनेक्शन है, ताल्लुक है, लोग इनके कहने से जो है अपने फैसले करते हैं, इनको अपनी गमी खुशियों में शरीक करते हैं। तो मैं इस शुरू से एक बात कह रहा हूं और अभी आज भी आपके साथ कहना चाहूंगा कि अगर ये चाहते तो संभल को दंगे की आग से बचा सकते थे। इन्होंने दंगे से संभल को बचाने की कोशिश नहीं की, उसको झोंकने की कोशिश की है। दोनों ने अपने अपने राजनीतिक कारण, अब वो राजनीतिक कारण क्या होंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल श्योर हूं और मैं इसको पुख्ता समझता हूं कि अगर ये लोग चाहते तो संभल में दंगा जो है वो नहीं होता और संभल जो है साफ सुथरा होता, लेकिन इन्होंने चाहा नहीं। और मेरे ख्याल ये शायद ये चाहते थे कि मोदी जी और योगी जी के ऊपर ये जाके दंगा पड़ जाएगा, हिंदू मुस्लिम फसाद होगा, तुम एक मुस्लिम लीडर बन जाना, समाजवादी का ऐसे बोल। लेकिन ये सब नहीं, सब जानते हैं कि योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर किस तरह का है, योगी जी दंगाइयों को लेकर के किस तरह के एक्शन में रहते हैं। तो वो तो जाहिर सी बात है कि योगी राज है तो संभल में संभाला आ गया। वरना मैं समझता हूं जैसा संभल में हुआ और जो जिस तरह की तैयारी वहां थी और जिस तरह के इरादे थे संभल वालों के, तो मैं नहीं समझता कि पूरे यूपी बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उस दंगे की आग जानी थी। बल्कि दुनिया में इन्होंने शोर भी मचाया कि हमारे साथ ऐसा जुल्म हुआ, वैसा जुल्म हुआ। लेकिन ये तो सोशल मीडिया का दौर है, लोगों ने देखा कि कैसे फोर्स को मारा गया है, लोगों ने देखा कैसे पीआरओ को गोली लगी है, लोगों ने देखा कि कैसे एडीएम की टांग में फ्रैक्चर हुआ है। मैं कहता हूं कि वो 5 लोग मरे हैं, वो भी निंदा करनी चाहिए, जितनी निंदा की जाए जितनी कम है। लेकिन मैं शुरू दिन से कह रहा हूं, उन 5 लोगों की मौत जो है वो नवाब इकबाल महमूद और जियाउर रहमान की आपस की झड़पें हैं, उन दो एमपी एमएलए का आपस का झगड़ा है। पुलिस फोर्स ने अगर फायरिंग की होती तो न जाने कितने लोग मर जाते। पुलिस ने फायरिंग नहीं की
और पुलिस की कोशिश ये रही कि ये लोग जो है कैसे भी कैसे तितर बितर हो जाए, पुलिस के ऊपर पत्थर पड़े, पुलिस के ऊपर लाठियां पड़ी, पुलिस के खिलाफ गोलियां चली, वहां के एसएसपी के पीआरओ को गोली लगी, वहां के एडीएम की टांग में फ्रैक्चर हुआ। लेकिन प्रशासन ने हर मुमकिन ये कोशिश की कि यहाँ लोगों की जानें बच जाएं, लोग दंगा ना करें और संभल में जो है वो इस तरह का इतिहास ना लिखा जाए। बहरहाल जो कुछ होना था वो हुआ, लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा वहां के प्रशासन को कि बहुत हिम्मत के साथ और योगी सरकार ने इस दंगे को संभल से बाहर नहीं निकलने दिया, बल्कि संभल में भी नियंत्रण रखा है सारी चीजों पर। और अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो मैं समझता हूं कि सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। तो कम से कम मैं इतना मानता हूं कि संभल के दंगे में एमपी और एमएलए दोनों का हाथ है, दोनों ने दंगा रोकने की किसी तरह की कोई कोशिश नहीं की है। दो तीन छोटे छोटे और सवाल हैं इसमें कि एक जी तो जी शिवपाल यादव ने कहा है कि जैसे ही सरकार बदलेगी, ये तो अत्याचार हो रहा है उसकी पूरी कहानी हम सरकार बदलने के बाद लिखेंगे। राजनीतिक दलों को चाहिए कि इस तरह की घटना में कम से कम इंतजार करें कि अदालत से फैसले क्या आते हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से क्या निकलता है। पहले ही फैसला सुना देना, न पुलिस को सुनना न अदालत को सुनना, सीधे कह देना कि ये अत्याचार हो रहा है, तो फिर राजनीतिक दल किस काम के? और वो ये कहना कि हम तो साहब अपने देश के जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा करते हैं, फिर वो बातें सब हवा हवाई हैं क्या? देखिए, वो तो नंबर 2 की बातें हैं। मैंने पहले उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल दी थी कि एक ही ब्लास्ट में, जब ब्लास्टों के केसेस थे, चाहे वो अजमेर था या समझौता एक्सप्रेस या जितने भी देश में ब्लास्ट हो रहे थे, उसमें 2 पार्टियां बंद थी देश में, एक मौलानाओं की पार्टी और एक साधुओं की पार्टी। मौलाना को हाई कोर्ट से जमानत मिलती थी तो कहते हाई कोर्ट से इंसाफ हो गया है, और किसी साधु संत को जमानत मिलती थी तो कहते थे कि वहां संगी बैठ गए हाई कोर्ट में। तो ये तो पहले से चलता हुआ आ रहा है। तो इसमें सरकार बदलने की मैं शिवपाल जी को बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ, सरकार बदलने से पहले याद दिला देता हूँ, वो हमारी उम्रें नहीं हो गई कि हम एक सदी पुराने लोग हैं। अभी 10 साल पहले ही उनकी सरकार थी, 12 साल पहले, और 2012 में शामली, मुजफ्फरनगर, वेस्टर्न यूपी पूरी चपेट में आ गई थी। इतना बड़ा दंगा हुआ था कि देश की आजादी से और अब तक इतिहास में इतना बड़ा दंगा नहीं हुआ। लाखों लोग बेघर हुए थे, सैकड़ों लड़कियां गायब हुई थी जो आज तक गायब हैं, लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ा था, अपना गांव छोड़ा था, और शरणार्थी कैंप जितने बने थे, यानी जितने लोग इधर से उधर माइग्रेट कर रहे थे, एक जिले से दूसरा जिला, तीसरा जिला, चौथा जिला, मेरा ख्याल शिवपाल जी को वो याद रखना चाहिए, अखिलेश को वो याद रखना चाहिए। और ये संभल का दंगा तो 2 घंटे भी नहीं चल पाया, वो कम से कम हफ्तों चला था। उसमें आजम खान मंत्री थे, उनकी चलती थी, पावरफुल आदमी थे, अखिलेश सीएम थे, शिवपाल की भी चलती थी, समाजवादियों की सरकार थी, हजारों लोगों को मूली गाजर की तरह काटा गया था। वेस्टर्न यूपी 2012 शामली मुजफ्फरनगर का दंगा, इसलिए शिवपाल जी को याद रखना चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर बनाने में हमेशा नाकाम रहे, बदमाशों का, माफियाओं का बोलबाला रखा। प्रदेश में 4-6 आदमियों की सरकारें चलती रही हैं, और आइंदा जब वो सरकार में आएंगे क्या होगा ये पूरा प्रदेश जानता है, इसलिए प्रदेश उनको सरकार में आने ही नहीं दे रहा है। प्रदेश चाहता है कि ये सरकार से दूर रहे, और वहां योगी जैसे साधु संत और ईमानदार मुख्यमंत्री की जरूरत है, और वो यूपी की जनता उनको सम्मानित ला भी रही है और लाती भी रहेगी। और योगी जी हमेशा यूपी जी की कयादत और देश की कयादत करते रहेंगे। मैं समझता हूं कि शिवपाल जी को इस तरह की घटिया बात नहीं कहनी चाहिए। कल भी प्रशासन यही था, आज भी प्रशासन यही है, और कल भी यही रहेगा प्रशासन। तो प्रशासन की बात पर हमें सहयोग करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। कोर्ट कचहरी को हमें कटघरे में लाकर नहीं खड़ा करना चाहिए। दंगे से देश को नुकसान होता है, राष्ट्र को नुकसान होता है, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान होता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान होता है। खालिद शिवपाल जी ये सब बातें करके क्या साबित करना चाहते हैं? एक सवाल विष्णु शंकर जैन को लेकर है। एक खास हम्म किस्म का तबका है जिसे विष्णु शंकर जैन के नाम से अब बहुत चिढ़ हो गई है। चिढ़ इसलिए हो गई है क्योंकि वो उन पुराने मंदिरों पर वापस अधिकार पाना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते हैं, और क्योंकि साहब ये खुद भी वकील हैं तो ये बार-बार पहुंच जाते हैं अदालत, बार-बार याचिका लगा देते हैं और कोर्ट से ऑर्डर ले आते हैं सर्वे करने का, ऐसे तो ये पूरा देश खोद डालेंगे। अब विष्णु शंकर जैन की हत्या की, उनको मारने की एक साजिश रची जा रही थी संभल की हिंसा में। ये बात भी सूत्रों से पता चल रही है। आपको लगता है कि विष्णु शंकर जैन से वाकई में किसी को इतनी नफरत हो सकती है कि एक हिंसा, एक सर्वे के बहाने की गई हिंसा में उनकी जान लेने की कोशिश भी की जा सकती है? देखिए, मैं उनको पर्सनली बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे उस वक्त भी उनके खिलाफ बवाल देखा था। और जो सवाल आपने मुझे किया है, चूंकि मैं उनको जानूं न जानूं इसका जवाब दे
लेना मुझे जरूरी है। हालात इसी तरह के हैं कि अगर समाज को, समाज के यूथ को, नौजवानों को इस दाने पर ला करके खड़ा किया है मुस्लिम लीडरशिप ने कि अगर उनके मन के मुताबिक कोई बात नहीं है तो समझ लो वो इस्लाम के खिलाफ है, और अगर वो इस्लाम के खिलाफ है तो गर्दन विष्णु जैन की हो या मुफ्ती वजाहत कासमी की हो या आपकी हो, सबकी उतारी जाएगी। उसमें कोई विष्णु जैन बचने वाला नहीं है, कोई मुफ्ती वजाहत कासमी बचने वाला नहीं है, और आप भी बचने वाले नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बिल्कुल साजिश होगी और हो रही होगी, और उनकी जान को सच में खतरा होगा। तो मेरा ख्याल उनको भी बेफिक्र नहीं रहना चाहिए। और मैं इस तरह की बातों पर चूंकि बहुत करीब से देख चुका हूं, और मेरे साथ तो खैर बहुत ज्यादा इस तरह की पिछले 12-13 सालों से हालात, 15 सालों से है। बाइकआउट झेला है मैंने हर तरीके का, मौत से लेकर के शादियों तक का, गमी से लेकर खुशी तक का। तो इसलिए मैं समझता हूं कि विष्णु जैन के लिए तो ये क्या नहीं सोच रहे होंगे। मैं तो इन्हीं में का हूँ, मुसलमान हूँ, एक आलिम हूँ, एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ। मेरे लिए तो ये क्या क्या सोचते हैं, तो और उससे ज्यादा आगे बढ़कर उनके लिए सोच रहे होंगे। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और मैं तो अल्लाह से, ईश्वर से दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला उनको अच्छा रखे। और वो जो कुछ कर रहे हैं वो तो कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, वो डायरेक्ट तो फावला लेकर के वहां पहुंचते नहीं है कि वो जाकर के खोद देते हैं किसी भी जगह को। भाई वो जहां भी जा रहे हैं कोर्ट में जा रहे हैं, और कोर्ट अगर इजाजत दे रहा है तो जाहिर सी बात है आपका कानून पर विश्वास नहीं है। हम सबको कानून पर विश्वास रखना चाहिए, और कानून ही सर्वोपरि है। एक आखिरी सवाल ओवैसी साहब को लेकर है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है कि जब से संभल की घटना हुई है तब से मुसलमान संभल से पलायन कर रहे हैं, या तो उन्हें छोड़ने पर मजबूर कर किया जा रहा है, या तो वहां पर माहौल ऐसा है कि वो लोग डर गए हैं और अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। जबकि वहां से जो स्थानीय लोगों की बातें सामने आती हैं वो कहते हैं कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब तो सोशल मीडिया पर ऐसा दिखा रहे हैं मानो संभल पूरा मुसलमानों से अब खाली हो गया। देखिए, संभल में तकरीबन कोई 55-60% के आसपास मुस्लिम है। संभल है, अमरोहा है, मुरादाबाद है। वैसी साहब अगर वहां से भी लोग पलायन कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ सीधा उनको पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश जाना चाहिए, बीच में और कहीं तो जाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देश के उन बड़े जिलों में से एक है संभल, जहां मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है। और संभल से अगर लोग, और मैं जहां तक समझता हूं, मैंने एक दिन और कहा था, ये आज भी कह रहा हूं कि ओवैसी साहब वो लिस्ट लाएं टीवी मीडिया के सामने कि जो लोग पलायन कर रहे हैं, हम लोग उनसे बात करेंगे, जाएंगे प्रशासन से बात करेंगे। अब तक ओवैसी साहब ये तो शोर बचा रहे हैं कि वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैं समझता हूं अगर कोई आदमी वहां से एफआईआर में नाम है उसका, या पुलिस को उसकी तलाश है, वो भागा हुआ है, तो उसको पलायन क्यों कह रहे हैं ओवैसी साहब? पलायन तो लोगों ने कैराना से किया था। ओवैसी साहब चुप थे, बल्कि पार्लियामेंट में बैठ के हंसते थे। और पलायन तो लोगों ने और बहुत सारी जगहों से किया है, और कहां कहां से किया मैं कहूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी बात। तो मैं समझता हूं कि ओवैसी साहब को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं। जो लोग संभल से भागे हुए हैं वो पुलिस को मतलूब है, एफआईआर में नाम है, मुकदमों में नाम है, और पुलिस को उनकी तलाश जारी है। तो उनको भागा हुआ आप कह सकते हैं, पलायन किया हुआ नहीं कह सकते। और अगर संभल से, अमरोहा से, मुरादाबाद से, यहाँ भी इस इलाके से भी मुसलमान पलायन करना चाहता है तो मैं समझता हूँ सीधा उसको लाहौर या कराची जाना चाहिए, बीच में रुकना भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संभल की हिंसा हुए तो बहुत दिन हो गए, लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि अब तक जो जो चीजें इसमें सामने आ रही हैं वो एक बार फिर से एक नई कंट्रोवर्सी, एक नया विवाद खड़ा करती है। और बहुत जरूरी है कि समाज में एक सही संदेश, सही मैसेज पहुंचे, और उसके लिए आपने हमसे बात की इतनी डिटेल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।